तो जैसे ही कालाशोक की हत्या हो जाती है वैसे ही तुरंत शिशुनाग वंश का पतन हो जाता है। अब मगध में एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक होता है महापद्म नंद होता है। वैसे इस वंश में 3 प्रमुख शासक हुए हैं, महापद्म नंद, उसके बाद दूसरा शासक है महानंदिन और तीसरा और अंतिम शासक है जो है वो घनानंद है। इसी घनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में। तो अब हमको पढ़ना है जो है नंद वंश। नंद वंश, इसका जो संस्थापक है नंद वंश का वो क्या है, महापद्म नंद है। कौन है, महापद्म नंद है। महापद्म नंद जो है ये बहुत ही चक्रवर्ती राजा होता है। महापद्म नंद ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होता है, बहुत शक्तिशाली राजा होता है नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक भी है और इसका प्रथम शासक भी है। इस चीज को याद करना है और नोट भी करना है। यूनानी लेखक कार्टियस लिखता है कि जो महापद्म नंद है इसका पिता एक नाई है और नाई का काम करता है। उसी से जो दैनिक आय होती है उस आय से अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनता के साथ करता है। मतलब ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। कौन, महापद्म नंद। और ये भी कहा जाता है कि जो शिशुनाग वंश है इसका एक राजा होता है महानंदी और उसकी एक स्त्री होती है, पत्नी होती है जो है उसी शूद्र पत्नी से जो है ये जन्म लेता है, इसीलिए इसे शूद्र कहा गया है। उसकी महानंदी की एक पत्नी शूद्र पत्नी होती है, इसीलिए इसे शूद्र कहा गया है। क्या कहा गया है, शूद्र कहा गया है। इसे पुराणों में उग्रसेन भी कहा गया है। किसको, महापद्म नंद को, क्योंकि ये चक्रवर्ती राजा था। अब देखिए महापद्म नंद ये क्या है, ये नंद वंश का जो है प्रथम शासक भी है, नंद वंश का फर्स्ट शासक है और ये क्या है, ये संस्थापक भी है। क्या है, संस्थापक भी है। तो इस चीज को याद रखना कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो महापद्म नंद है। ये क्या है, ये बहुत ही क्या है, चक्रवर्ती राजा है, चक्रवर्ती राजा है, शासक। कौन, ये महापद्म नंद। जैसे आप सातवाहन वंश में देखते हैं, सातवाहन वंश में जाएंगे तो एक शासक होता है जीपीएस। क्या होता है, जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये बहुत ही चक्रवर्ती राजा होता है। जीपीएस याद रखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शासक होता है। वैसे ही ये नंद वंश का जो है ये कौन है, महापद्म नंद है। उसके बाद इसका दूसरा शासक जो है सेकंड वाला है, क्या है, दूसरा है महानंदिन। क्या है, महानंदिन है इसका दूसरा शासक। कौन है, महानंदिन। और तीसरा शासक इसका जो है वो क्या है, घनानंद है। क्या है, घनानंद है। और इसी घनानंद के शासनकाल में ये जो है ये अंतिम शासक है। अंतिम शासक है किसका, नंद वंश का। और इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में किसका आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होता है, नोट कर लीजिए, आक्रमण होता है कि किसका, सिकंदर का। लेकिन सिकंदर की सेना जो है वो पंजाब से ही लौट जाती है। आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध साम्राज्य का शासक कौन था और वंश कौन था। तो उस समय वंश जो चल रहा था वो नंद वंश चल रहा था और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और एक चीज और बता दें आपको कि जो ये घनानंद है इसी के दरबार में, इसी के कोर्ट में चाणक्य रहा करते थे। कौन, चाणक्य, जो चंद्रगुप्त की सहायता किए और चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करके मगध साम्राज्य का शासक बनता है। ये चाणक्य पहले घनानंद के दरबार में रहा करते थे और इन्हीं के मंत्री थे। कुछ वाद विवाद हो जाता है और घनानंद जो है वो चाणक्य का क्या कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपमान। चाणक्य भी क्या है, अपने आप में बहुत ज्ञानी है
और आप जानते हैं कि ज्ञानियों का अगर आप अपमान कर देते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है। आपको साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो आपको समाप्त कर ही देंगे। इसीलिए कभी ज्ञानियों से उलझना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नियम है। आप इस चीज को देख रहे हैं कि अभी इस घनानंद का क्या दुर्दशा होने वाला है मगध में। चाणक्य का अपमान कर देता है। जैसे पद्मावत जो मूवी आई थी पद्मावती, तो उसमें देखते हैं कि राजा रतन रावल सिंह जो है वो किसका अपमान करते हैं, मलिक कफूर का अपमान कर देते हैं। अब मलिक कफूर बिल्कुल अपमानित होकर घूम रहा है राजस्थान के मरुस्थल में, और घूमते घूमते वो कहां पहुंच गया, दिल्ली राज दरबार में पहुंच गया। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है। और खिलजी से ये बता देता है कि आप बताइए सुल्तान हैं, जितनी भी सुंदर चीजें होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और राजा रतन रावत सिंह की जो पत्नी है पद्मावती, वो बहुत ही सुंदर है, और ये चीज उनको बता के चला जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन रावल सिंह के बीच में यहीं पे युद्ध हो जाता है पत्नी को लेकर, कि आप पद्मावती को दिल्ली दरबार में हमारे पास भेज दीजिए। इसी के बाद युद्ध होता है। तो ऐसे ही अपमानित मलिक कफूर जैसे यहाँ राजा रतन रावल सिंह की बदला अलाउद्दीन को यहाँ पे फंसा के करता है, वैसे यहाँ पे चाणक्य घनानंद से अपना बदला लेते हैं। कैसे लेते हैं, अब देखिए, जब ये चाणक्य अपमानित हो गए तो ये यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियों में घूम रहे हैं, और जब घूमते घूमते ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, इस घनानंद को कैसे पराजित किया जाए, क्योंकि उस समय शासक है ये, और इस समय मगध जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, इसके पास सेना है। तब इनको जो है जंगल में ही कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, और वो बच्चे एक कीलम नाम का खेल खेल रहे होते हैं। कीलम का खेल जो होता है वो क्या होता है कि एक बच्चा इसमें शासक होता है, कीलम नामक खेल खेल रहे हैं, और देखते हैं कि एक बच्चा एक पत्थर के टीले पे बैठा राजा बना हुआ है, और कुछ बच्चे झूठ मूठ की लड़ाई करके उसके पास अपना मामला सुलझाने के लिए लाते हैं। तो चाणक्य दूर से देखता है कि जो बच्चे आपस में लड़ाई किए थे और फिर राजा के पास गए, तो राजा बिल्कुल सटीक न्याय करता है, और फिर जो उसका मालिक होता है उस बच्चे का उससे जाके 500 कसारपण में खरीद लेता है, और फिर उसे भेज देता है तक्षशिला पढ़ने के लिए, अस्त्र शस्त्र ज्ञान सीखने के लिए। और फिर जब पढ़ के आता है तो वो जो बालक होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य होता है और कोई नहीं। तो आगे का चैप्टर हम आपको मौर्य वंश में पढ़ाएंगे, और चाणक्य के बारे में विस्तृत तरीके